हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ डेवलपमेंट टूल किट। आज की वीडियो में हम डेवलपमेंट टूल किट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है एम डी एस इट मीन्स मल्टीमीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। द बेसिक टूल सेट फॉर बिल्डिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। इट मीन्स किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ बेसिक टूल्स का यूज़ किया जाता है और इन बेसिक टूल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल, सेकंड 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन टूल्स, थर्ड इमेज एडिटिंग टूल्स, फोर्थ साउंड एडिटिंग टूल्स, फिफ्थ एनिमेशन वीडियो एंड डिजिटल मूवी टूल्स। इन 5 टूल्स का यूज़ करके हम किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर इन योर मल्टीमीडिया टूल किट एंड योर एबिलिटी टू यूज़ इट विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर मल्टीमीडिया वर्क। इट मीन्स हमारे मल्टीमीडिया वर्क की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? एक तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उस पर, दूसरा हमारी किसी एबिलिटी क्या है किसी भी मल्टीमीडिया को डेवलप करने की। इट मीन्स यहाँ पर जो यूज़र होगा, जो डेवलपर होगा, उसे भी ट्रेंड होना ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर का भी अच्छा होना ज़रूरी है। फर्स्ट जैसे है पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स, तो ग्राफिक इम्पैक्ट ऑन योर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द स्टूडेंट। इट इज़ द ग्राफिक दैट वुड क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। इट मीन्स जब भी हम किसी भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ग्राफिक जो है वो हमारी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि किसी भी जिस पर्पस से हमारा मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाया गया है, किसी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है या किसी मूवी के लिए बनाया गया है, तो ग्राफिक्स जो होता है ये जो है इन्फ्लुएंस करता है सामने वाले को। इट इज़ द ग्राफिक्स दैट वुड क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। मतलब हमारी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में जो ग्राफिक्स का यूज़ है वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जिस तरीके से ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, अच्छे से किया गया है, उसका जो यूज़ है, उसका टाइमिंग है, वो किस तरीके से यूज़ किया गया है, ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। दिस टूल्स आर देयर फॉर वेरी यूजफुल इन गिविंग यू टू डिज़ायर कैपेबिलिटी इन टर्म ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग। Painting and drawing tools generally come with graphical user interface with pull down menu for quick selection. It means जो हमें डिज़ायर है, जो कैपेबिलिटी डिज़ायर है, जो हमें ड्राइंग करनी है, जो पेंटिंग करनी है, इसमें जो पेंटिंग एंड ड्राइंग के टूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर हम देखें कि जब भी ड्राइंग और ड्राइंग के या पेंटिंग के टूल्स आते हैं, ये किस में आते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसा होता है? जैसे जनरली हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें आइकॉन्स बने होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो किस में होता है? ग्राफिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो टूल्स होते हैं पेंटिंग और ड्राइंग के, ये भी किस में आते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आते हैं। फिर इसमें पुल डाउन मेन्यूज़ होते हैं। पुल डाउन मेन्यूज़ में जैसे कि इमेज है, इमेज को बड़ा करना है या इमेज को छोटा करना है, इमेज में टेक्स्ट को एडिट करना है, साउंड को एडिट करना है, तो इस तरीके की जो भी चीज़ें रहती हैं, ये सब एक मेन्यू लिस्ट होती है जहाँ से हम क्विकली उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल शेप एंड रिसाइज देम। यहाँ पर हम देखें तो जब पेंटिंग की जाती है तो हमें हर तरीके के शेप भी मेन्यू लिस्ट में होते हैं। उन शेप का हम यूज़ कर सकते हैं, उन शेप को हम रिसाइज भी कर सकते हैं, मतलब बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। दिस टूल्स हैव द कैपेबिलिटी टू कलर विद पेंट एंड क्लिप आर्ट। और इसके साथ में हम जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसे हम कलर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप का जो है व्यू दे सकते हैं। ठीक है, और क्लिप आर्ट के थ्रू दूसरी इमेजेस को भी हम हमारी पेंटिंग में ऐड कर सकते हैं। वन कैन यूज़ ब्रशेज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप अकॉर्डिंग टू द नीड। मोस्ट ऑफ दिस टूल्स कम विथ बिल्ट इन plugin for performing different tasks.
इट मीन्स यहाँ पर जैसे हमने पेंटिंग की बात करी, कलरिंग की बात करी, इसी तरीके से कुछ ब्रशेज़ भी होते हैं, डिफरेंट साइज़ के ब्रशेज़ होते हैं। हमें किसी भी इमेज में पेंटिंग करनी है, कलर फिलअप करना है, तो हम अलग अलग साइज़ के ब्रश का यूज़ करके उसे कलर कर सकते हैं। अब कुछ टूल्स इसमें बिल्ट इन होते हैं। जब भी हमें कुछ अलग अलग टास्कों को परफॉर्म कराना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट का साइज़ देना है या फिर कुछ हम जैसे रेक्टेंगल ऑल शेप देना है, तो ये सब बिल्ट इन होते हैं। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके जो है इम्पोर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर डन विद द ड्राइंग, इट कैन बी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इन मैनी इमेज फॉर्मेट लाइक GIF, TIF, JPG, BMP, etc. एग्जाम्पल ऑफ गुड ड्राइंग सॉफ्टवेयर इज़ कोरल ड्रॉ। अब जैसे हमने क्या करा कि पेंटिंग कर ली या ड्राइंग कर ली, कुछ भी कर लिया, तो अब हमें इसे सेव करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पेंटिंग को या ड्राइंग को किसी भी इमेज के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फिर ये कैसा दिखेगा, एक इमेज के रूप में दिखेगा। जैसे GIF के रूप में हम कर सकते हैं, TIF के रूप में कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं, BMP फॉर्मेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं। जो ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है वो जनरली जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कोरल ड्रॉ है। इसके थ्रू हम बहुत अच्छे से पेंटिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 3D मॉडलिंग टूल्स। रियलिज्म मीन्स दैट यू डिस्क्राइब थिंग इन द वे दैट एक्चुअली आर। With the help of 3D modeling and animation tool, the object that appear in perception in your project can look realistic. 3D मॉडलिंग का 3D मॉडलिंग टूल्स, इन टूल्स का यूज़ कब किया जाता है, जब हमें हमारे ऑब्जेक्ट को या हमारे प्रोजेक्ट में किसी भी चीज़ को हमें ऐसा शो करना है जैसे कि वो रियल है। क्योंकि 3D इमेजेस हमने देखी होगी तो वो कैसी दिखती है हमें, कि वो एक ड्राइंग होती है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रियल में वो चीज़ वहाँ पर रखी हुई है। तो इसी तरीके से जब भी हमें हमारे प्रोजेक्ट में रियलिस्टिक बताना हो, हमारे प्रोजेक्ट को पूरा रियलिस्टिक बताना हो, रियलिज्म बताना पूरा शो करना हो, तो हम क्या करते हैं, 3D मॉडलिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। These tools offer feature like multiple window to view your design in each dimension. It means 3D मॉडलिंग में हमें कई फीचर्स प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि मल्टीपल विंडो का फीचर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो डिज़ाइन है उसको हम अलग अलग डायमेंशन से देख सकते हैं। दे हैव ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रॉप शेप इनटू योर डिज़ाइन एंड कंबाइन देम टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। इट मीन्स जब भी इसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी हमें टूल्स यूज़ करने हैं, तो इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इन्हें कंबाइन कर सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं। अ गुड 3D मॉडलिंग टूल्स इज़ 3D स्टूडियो मैक्स। जो 3D मॉडलिंग टूल्स का एक अच्छा जो टूल है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो 3D स्टूडियो मैक्स है। नेक्स्ट है इमेज एडिटिंग टूल्स। वाइल पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स लेट यू क्रिएट अ ड्राइंग फ्रॉम स्क्रैचेस, इमेज एडिटिंग टूल्स आर यूज टू एडिट एग्जिस्टिंग बिटमैप इमेजेस एंड पिक्चर्स। जैसे हमने पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल्स के थ्रू क्या करा, किसी भी इमेज या किसी पिक्चर को डेवलप कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इमेज है उसमें हम कुछ चेंजेस करना चाहें, तो हम क्या करते हैं, इमेज एडिटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिटमैप इमेज या पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। हाउएवर these tools are similar to painting and drawing tools as they can also create image from scratch. It means ये जो इमेज एडिटिंग टूल है ये इमेज को एडिट तो करता है और उसके साथ में ये दूसरे पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल की तरह किसी भी इमेज को क्रिएट भी कर सकता है। दे आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एनी इमेज डेटा टाइप फाइल फॉर्मेट। इट मीन्स ये किसी भी इमेज की डेटा टाइप के फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे JPG कर सकता है, JPG से PNG कर सकता है जो अच्छी क्वालिटी की होती है, फिर GIF कर सकता है। तो इस तरीके से ये किसी भी फाइल फॉर्मेट को चेंज कर सकता है। इमेज एडिटिंग टूल्स आर प्राइमरली यूज फॉर रीइन्वेंटिंग एंड रिक्रिएटिंग द इमेज विच मेक देम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर डिज़ाइनिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। इट मीन्स यहाँ पर इमेज एडिटिंग टूल है इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे किया जाता है, री इन्वेंटिंग, मतलब जो बनी हुई चीज़ है उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, या फिर जो क्रिएट की हुई है उसको और ज़्यादा
रिक्रिएट करने के लिए, उसमें मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वी विल इंट्रोड्यूस 2 गुड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हेयर, एडोब फोटोशॉप एंड पेंट शॉप प्रो। ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है इमेज को एडिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साउंड एडिटिंग टूल्स। साउंड एडिटिंग टूल्स लेट यू हेयर साउंड एज वेल एज विजुअलाइज इट। हम क्या करते हैं, साउंड को जो है विजुअल भी करते हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। यू कैन कट, कॉपी एंड पेस्ट साउंड एंड एडिट इट विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। अब साउंड एडिटिंग टूल्स में क्या होगा, हम साउंड को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, और इसमें साउंड की क्वालिटी में कुछ चेंजेस नहीं आता है, वो बहुत अच्छी होती है। यू कैन इंटीग्रेट साउंड इनटू योर मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट वेरी इजीली बाय यूजिंग साउंड एडिटिंग टूल्स। हम जब भी किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, साउंड एडिटिंग टूल्स के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट में किसी भी साउंड को एडिट कर सकते हैं। और जैसे हमने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है या कुछ बनाया है तो हम हमारे प्रेजेंटेशन में भी साउंड एडिटिंग टूल्स का यूज़ करके साउंड को ऐड कर सकते हैं। वन सच सॉफ्टवेयर इज़ कूल एडिट। जो साउंड एडिटिंग टूल है उसमें ये जो कूल एडिट है ये एक अच्छा साउंड एडिटिंग टूल है। कूल एडिट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड योर ऑन म्यूजिक, वॉइस एंड एनी अदर ऑडियो। इट मीन्स कूल एडिट क्या कर रहा है, किसी भी जो पहले के साउंड है, जैसे कोई भी हमका अगर कोई गाना है या कोई सॉन्ग है तो उसको तो एडिट कर ही सकते हैं। इसके साथ में अगर हम हमारे म्यूज़िक को रिकॉर्ड करना चाहें या हमारी खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहें तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेशन, वीडियो एंड डिजिटल मूवी एडिटिंग टूल्स। एनिमेशन आर ग्राफिक सीन प्लेबैक सिक्वेंशली एंड रैपिडली। एनिमेशन क्या होता है, कुछ ग्राफिक सीन्स होते हैं जिन्हें जो है कुछ जो सीन चल रहे होते हैं उसमें उसके बैक में हम उसको क्या करते हैं, सिक्वेंशली उसको प्ले करते हैं और ये बार बार प्ले होता है। जैसे हमने देखा है जब हम कार्टून्स देखते हैं तो कार्टून्स क्या होती है, मूवी होती है क्या, नहीं, ये ग्राफिक सीन होते हैं जिसे जिसको अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक डक है जो चल रही है तो डक ऐसे 4-5 ग्राफिक्स इमेज बनाते हैं। जैसे डक ने एक कदम पहले लेफ़्ट रखा, फिर राइट रखा, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, इस तरीके से 4-5 ग्राफिक्स, इनको क्या करेंगे हम सीक्वेंस में प्ले करेंगे और जल्दी से एक टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें क्या लगेगा कि वो डक जो है वो क्या कर रही है, चल रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो ग्राफिक सीन है वो सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो डक चल रही है और ये क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन में होता है, ठीक है। दिस टूल अडॉप्ट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू एनिमेशन। इट मीन्स ये जो टूल क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का यूज़ करती है एनिमेशन के लिए। दिस टूल इनेबल यू टू एडिट एंड असेंबल वीडियो क्लिप कैप्चर फ्रॉम कैमरा। इस टूल के थ्रू, क्योंकि देखिए ये एनिमेशन, वीडियो और डिजिटल मूवी एडिटिंग टूल है, मतलब इसमें एनिमेशन भी होगा, वीडियो और डिजिटल मूवी को भी हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है हमको कि हम क्या कर सकते हैं, वीडियो में कुछ क्लिप्स को असेंबल कर सकते हैं जो कि कैमरे से ली गई हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं या फिर कुछ अदर सोर्स को भी उसमें एडिट कर सकते हैं। द कंप्लीटेड क्लिप विथ एडिट ट्रांजिशन एंड विजुअल इफेक्ट कुड बी प्लेबैक। जो भी हमने क्या करा है कि कुछ क्लिप्स, कुछ ट्रांजिशन या कुछ विजुअल इफेक्ट हमने क्रिएट करे हैं उसको हम प्ले कर सकते हैं बैक में। एडोब प्रीमियर एंड मीडिया शॉप प्रो आर 2 गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टूल्स। ये जो एडोब प्रीमियर है और मीडिया शॉप प्रो है ये दोनों क्या है, एनिमेशन, वीडियो एंड डिजिटल मूवी एडिटिंग टूल्स हैं। नेक्स्ट है लॉजिक एनालाइज़र। लॉजिक एनालाइज़र क्या होता है, अ लॉजिक एनालाइज़र ऑल्सो नोन एज लॉजिक स्टेट एनालाइज़र is a multi-trace digital oscilloscope specially designed to use with microprocessor related product. It means जो लॉजिक एनालाइज़र है जिसे हम लॉजिक स्टेट एनालाइज़र भी कहते हैं, ये एक मल्टी ट्रेस डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप क्या करता है, ऑसिलेट करता है और इसको डिज़ाइन किसके लिए किया गया है, माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए लॉजिक एनालाइज़र को डेवलप किया गया है। इन अ मल्टी ट्रेस स्कोप द टाइमिंग रिलेशनशिप ऑफ सेवरल सिग्नल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड with respect to some
ट्रिगरिंग इवेंट और इवेंट्स। जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो क्या होगा कि उसमें हम मल्टीपल सिग्नल के बीच के रिलेशंस को, टाइमिंग रिलेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसके थ्रू? लॉजिक एनालाइजर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि फॉर एग्जाम्पल अ 4 ट्रेस स्कोप कैन शो द टाइमिंग रिलेशनशिप ऑफ 4 सिग्नल्स। ये जो क्या है, जैसे यहाँ पर हमने मल्टी ट्रेस स्कोप क्या कर रहा है, ये मल्टीपल सिग्नल के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है। तो इसी तरीके से जो एग्जाम्पल है 4 ट्रेस स्कोप का, ये क्या करता है, 4 सिग्नल्स के बीच में टाइमिंग रिलेशनशिप को बताता है। In a microprocessor related product, the user is interested in observing digital signal on the address bus, data bus and the control bus and possibly an external instrument relatively to specify triggering an event or events. It means यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट ट्रिगर होता है तो यूज़र क्या करेगा कि उस इवेंट को, अगर वो ट्रिगर हुआ है तो यूज़र का इंटरेस्ट क्या होता है कि वो क्या करे, उन डिजिटल सिग्नल्स को एड्रेस बस पे, डेटा बस पे और कंट्रोल बस पे ऑब्जर्व करे। जैसे कि मान लो कोई इवेंट ट्रिगर हुआ, ठीक है, तो इवेंट ट्रिगर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके थ्रू अब जो भी तीनों बसेस पे, एड्रेस, डेटा बस और कंट्रोल बस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं सिग्नल्स में, उनको ऑब्जर्व कर सकता है। और फिर एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट रिलेटिवली स्पेसिफाइड ट्रिगर इवेंट, जो अलग एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके सिग्नल्स में क्या चेंजेस आ रहा है वो भी हम पता कर सकते हैं। फर्दर मोर डेटा डिस्प्ले शुड बी इन अ कन्वीनियंटली रीडेबल फॉर्मेट। जो डेटा होता है वो डेटा क्या होगा, डिस्प्ले होगा, और वो किस फॉर्मेट में होगा जिसको हम रीड कर सकें। तो ये होता है हेक्साडेसिमल या बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। द लॉजिकल एनालाइजर परफॉर्म दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, लॉजिकल एनालाइजर, ठीक है। जैसे कि एनालाइजर मतलब ये एनालिसिस करवाता है, एनालाइजर मतलब ये ना किसी भी चीज़ को एनालाइज करवा रहा है, ठीक है। A typical logical analyzer designed primarily to work with microprocessor has 14 pin probe plus an auxiliary probe to gather external information। जो टिपिकल लॉजिकल एनालाइज़र है वो 14 पिन का होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ वर्क करता है, और इसके साथ में एक ऑक्सिलरी प्रोब होता है जो कि एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को गैदर करने का वर्क करता है। इट इंक्लूड रीड ऑनली मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द एनालाइज़र। ये इसके पास में क्या होता है, एक रीड ऑनली मेमोरी होती है जो कि क्या करेगा, एनालाइज़र से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। रीड राइट बफर मेमोरी टू स्टोर डेटा फ्रॉम अ प्रोडक्ट अंडर टेस्ट, मतलब रीड राइट बफर मेमोरी ये क्या करेगा, जो है डेटा को स्टोर करके रखता है। अ माइक्रो प्रोसेसर टू मॉनिटर डेटा गैदरिंग एंड अ कीबोर्ड, एक माइक्रो प्रोसेसर होगा जो कि क्या करेगा, मॉनिटर से डेटा को गैदर करके रखेगा। एंड कीबोर्ड टू स्पेसिफाई ऑपरेशन एंड इंटर डेटा इन हेक्सा और ऑक्टल फॉर्मेट, और कीबोर्ड क्या करेगा, कीबोर्ड जो है डेटा का इनपुट देने का काम करेगा। जैसे इसके अंदर हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में या ऑक्टल फॉर्मेट में डेटा को इनपुट दे सकते हैं। द एनालाइजर कैन बी ट्रिगर्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन एट अ स्पेसिफिक इवेंट। किसी भी इवेंट पर एनालाइज़र क्या कर सकता है, जो है ट्रिगर कर सकता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, यूज़र टेस्ट द एनालाइज़र कैन बी ट्रिगर टू गैदर इंफॉर्मेशन एट स्पेसिफाइड इवेंट रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर इन द प्रोडक्ट अंडर टेस्ट और इन रिलेशन टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। द एनालाइज़र इन अ ट्रेस मोड टेक अ स्नैपशॉट ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एट अ स्पेसिफिक ट्रिगर। एक एनालाइज़र क्या करता है, एनालाइज़र इन अ ट्रेस मोड, जब वो कोई एनालाइज़र क्या होगा, ट्रेस मोड में होगा, तो वो स्नैपशॉट लेता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन का जब कोई स्पेसिफिक ट्रिगर होता है। फिर उसका स्नैपशॉट लेने के बाद में एनालाइज़र क्या कर रहा है, इसका स्नैपशॉट लेगा और फिर उस स्नैपशॉट को जो है वो बफर मेमोरी में
स्टोर करेगा और फिर उसे बफर मेमोरी में स्टोर करने के बाद CRT मॉनिटर पे उसे डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये क्या था, लॉजिकल एनालाइज़र का वर्क था। इट मीन्स ये क्या कर रहा है कि जैसे इसमें इन शॉर्ट में ये 14 पिन का होता है अगर, और इसके साथ में एक ऑक्सिलरी प्रोब होता है जो कि एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखता है। फिर ये रीड ऑनली मेमोरी, रीड राइट बफर मेमोरी, और उसके बाद में एक माइक्रो प्रोसेसर मॉनिटर को रखता है। क्या करेगा, जो रीड ऑनली मेमोरी है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखेगा, रीड राइट बफर मेमोरी जो है डेटा को स्टोर करके रखता है, और जब भी एनालाइज़र अगर ट्रेस मोड में है तो ये क्या करेगा कि रियल इन्फॉर्मेशन का एक स्नैपशॉट लेगा, फिर उसे बफर मेमोरी में स्टोर करेगा और फिर CRT मॉनिटर पे से डिस्प्ले करता है। तो ये थे कुछ डेवलपमेंट टूल किट जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।